माँ ने कहा, कशिया आधी रात बीत चुकी है, अब सो जाओ। लेकिन कांशीराम अपनी जगह से हिले नहीं। किताबों पर उनकी आंखें गड़ी हुई थी। माँ झल्लाई और बोली, इन किताबों में ऐसा क्या है जो तुम रात भर बैठ कर के पढ़ते हो? कांशीराम ने बहुत धैर्य के साथ माँ को जवाब दिया, माँ, इन किताबों में देश की सत्ता के दरवाजे की कुंजी है। मैं उस कुंजी को खोज रहा हूँ। ये बात उन दिनों की है जब कांशीराम पूना में हैं और बहुजनों की लड़ाई लड़ने के लिए मानसिक तैयारी कर चुके हैं। 1964 में वे अपनी नौकरी से इस्तीफा दे चुके हैं और घर परिवार को भी छोड़ चुके हैं। 24 पन्नों की एक चिट्ठी उन्होंने अपने परिवार को लिखी और उसमें उन्होंने लिखा कि वे अब कभी घर लौट करके नहीं आएंगे। किसी विवाह में, किसी जन्म दिवस पर भी और किसी मृत्यु के दिवस पर भी कभी घर लौट करके नहीं आएंगे। किसी परिवार के व्यक्ति से कोई संबंध नहीं रखेंगे, क्योंकि इस देश के करोड़ों दलितों, वंचितों, बहुजनों के साथ उनका संबंध जुड़ चुका है। वे अपने परिवार के लिए कुछ नहीं करेंगे, क्योंकि वे अब इस समाज के लिए कुछ करना चाहते हैं। और उस चिट्ठी की आखिरी पंक्ति है कि बाबा साहब के सपनों को साकार करने के लिए मैं दृढ़ संकल्पित हूँ और जब तक वो सपना साकार नहीं होता मैं चैन से नहीं बैठूंगा। माँ कांशीराम को मनाने के लिए आई है और इसलिए आई है कि कांशीराम उस परिवार के बड़े बेटे हैं। एक कांग्रेस के विधायक की बेटी से उनके रिश्ते की बात चल रही है। परिवार की उम्मीद है कि उनकी शादी की और एक परिवार के उन्नति की। लेकिन कांशीराम के लिए तो परिवार पूरा बहुजन समाज हो चुका है। दरअसल वो यहाँ पर पहुँचे कैसे, किस वजह से कांशीराम ने अपनी नौकरी छोड़ी, अपने परिवार को छोड़ा? दरअसल इसके पीछे एक घटना है। 1958 में वे ERDL पूना में रिसर्च साइंटिस्ट होते हैं और वहीं पर एक चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी दीना भाना हैं। और दीना भाना ने जो किया, डॉक्टर अंबेडकर और बुद्ध की जयंती पर ERDL की छुट्टी कैंसिल कर दी गई, लेकिन इसके स्थान पर तिलक और गोखले की जयंती पर छुट्टी घोषित कर दी गई। दीना भाना ने इसकी लिखित शिकायत की और कर्मचारियों को डॉक्टर अंबेडकर की जयंती पर न आने के लिए कहा। ERDL पूना के प्रशासन ने हिदायत देते कि हुए कहा कर्मचारियों को कि या तो वे आने के लिए तैयार हो, अन्यथा उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। दीना भाना नहीं पहुंचते हैं, लिहाजा उन पर कार्रवाई होती है, उन्हें निलंबित कर दिया जाता है। लेकिन दीना भाना ने भी ठान लिया था, वे कोर्ट से लड़ाई लड़ने के लिए तैयार होते हैं। कांशीराम के साथ उनकी मुलाकात होती है और बातचीत में दीना भाना ने कहा कि ये अधिकार और आत्मसम्मान की लड़ाई है। अधिकार मांगने से नहीं मिलते, अधिकार छीने जाते हैं। शायद यही वक्तव्य था जो कांशीराम के दिल और दिमाग में बैठ गया था। कांशीराम दीना भाना की लड़ाई लड़ने के लिए तैयार होते हैं। वे उस समय के रक्षा मंत्री यशवंत राज चौहान से मिलते हैं। एक उच्च स्तरीय जांच समिति बनाई जाती है और जांच के उपरांत दीना भाना को वापस बुलाया जाता है, उनका निलंबन वापस होता है और जो भी दोषी होते हैं उन पर कार्रवाई होती है। कांशीराम इस संघर्ष में एक नायक की तरह उभरते हैं। तमाम कर्मचारी उन पर फूल मालाएं उनको देख करके उनका अभिनंदन करते हैं और यहीं से शायद उनका जीवन बदलता है। उन्हें समझ में आता है कि जो दलित, पिछड़े, वंचित तबका के जो कर्मचारी हैं उनके साथ भी कितना भेदभाव हो रहा है और उन नायकों के प्रति इस देश में जो भी प्रशासनिक अमला है वो किस तरह का व्यवहार कर रहा है, किस तरह की मानसिकता रखता है। और इसीलिए वे अपने नौकरी से इस्तीफा देते हैं, परिवार से अपने को अलग करते हैं और बहुजनों के लड़ाई और संघर्ष के लिए तैयारी में जुट जाते हैं। और आगे का जो रास्ता मान्यवर कांशीराम ने तैयार किया, वे SC, ST, OBC माइनॉरिटी के कर्मचारियों को संगठित करते हैं और इसका परिणाम ये होता है
कि 6 दिसंबर 1978 को वो बामसेफ की स्थापना करते हैं। वही बामसेफ जिसने बहुजन आंदोलन को बहुत तेजी की गति दी। और कांशीराम साहब जो रोपड़ ज़िले पंजाब से आते हैं, जहां उन्हें चेतना और जहां उन्हें अपने समाज को जागृत करने और उसके लिए संघर्ष करने की चेतना प्राप्त होती है, वो महाराष्ट्र है। बाबा साहब की ज़मीन है, ज्योतिबा फूले की ज़मीन है। जब वे दीना भाना के लिए लड़ाई लड़ रहे थे, उसी समय वे बाबा साहब अम्बेडकर की किताब जाति का विनाश पढ़ते हैं, ज्योतिबा फूले की गुलामगिरी को पढ़ते हैं, शाहू जी महाराज के जीवन और उनके उद्देश्य को, उनके कर्मों को पढ़ते हैं। और उसके बाद उनके भीतर का जो मानस है वो बहुजन समाज के लिए तैयार होता है, संघर्ष के लिए तैयार होता है। और वहीं से वो यात्रा शुरू होती है। वे उत्तर प्रदेश को अपनी कर्मभूमि बनाते हैं, यहाँ पर बहुजनों को संगठित करते हैं। 85% बहुजनों को, दलित, पिछड़ा, आदिवासी, अल्पसंख्यक, उसको संगठित करके और वो जो सत्ता की कुंजी है उस कुंजी को तलाशने की कोशिश करते हैं। अपनी लंबी यात्राओं, सांस्कृतिक जागरण के जरिए बहुजन नायक नायिकाओं को खोज करके, उनके इतिहास को लिख करके, उनकी जयंतियों को मना करके और दलित वंचित समाज में, बहुजन समाज में वो चेतना पहुंचाने के लिए रात दिन एक करते हैं। और उसका परिणाम होता है DS4। 1981 में DS4 बनाते हैं। वो राजनीति की तरफ एक बढ़ता हुआ कदम था, लेकिन असल में राजनीतिक पार्टी वो बनाते हैं 1984 में बहुजन समाज पार्टी के नाम से। और बहुजन समाज पार्टी की जो यात्रा है वो तो हम लोग जानते ही हैं। मायावती 4 बार देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री होती हैं। कांशीराम साहब 2006 में गुजर जाते हैं, उनका इंतकाल हो जाता है। 2007 में पूर्ण बहुमत की सरकार मायावती की बनती है। और इस लखनऊ में उन्होंने जिस तरह से बहुजन नायक नायिकाओं के नाम पर, बुद्ध के नाम पर और बुद्ध की पूरी आइडियोलॉजी के नाम पर उन्होंने जिन पार्कों का निर्माण किया, जो विचारधारा BSP की है वो दरअसल माननीय कांशीराम साहब की ही विचारधारा है। लेकिन बाद में हम लोग ये भी जानते हैं कि मायावती बहुजन से सर्वजन की ओर जब बढ़ती हैं तो उनकी राजनीतिक जमीन खोखली होने लगती है। और उसका परिणाम ये होता है कि अब BSP बहुत कमज़ोर हो चुकी है। लेकिन बहुजनों को सत्ता में पहुंचने का सपना माननीय कांशीराम साहब ने दिखाया था। और उस सपने को इसलिए वो पूरा कर सके क्योंकि वे अपने घर द्वार, अपनी नौकरी सबको छोड़ करके लोगों के बीच में काम कर रहे थे। बहुत बहुत शुक्रिया।